हेलो दोस्तों, यह मेरा फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 25 भाग व 12 अनुसूचियां हैं। ये जब संविधान हमारा बना था तब उस टाइम पे कितनी थी? उस टाइम पे 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। अभी ये बढ़ के कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो इसमें फर्स्ट जो शेड्यूल है, प्रथम अनुसूची है, वो बताती है भारतीय संघ में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 9 नहीं है। दूसरा क्या बताता है कि दूसरी अनुसूची बताती है वेतन व भत्ते के बारे में, किन बड़े अधिकारियों के वेतन के भत्ते के बारे में, जो इस लिस्ट में दिया गया है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल और सभी राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, ये हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे। तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के बारे में बताती है। चौथी अनुसूची बताती है राज्यसभा में सीटों की संख्या के बारे में। पांचवी अनुसूची SC/ST के संबंधित जानकारी देती है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में, इन 4 राज्यों के बारे में जानकारी देती है। 9 राज्य नहीं है, 4 राज्यों के बारे में जानकारी देती है। सातवीं अनुसूची केंद्र व राज्य की भी शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताती है, जिसमें जैसे समवर्ती सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची व अवशिष्ट सूची आती है। आठवीं अनुसूची में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। प्रारंभ में 14 लैंग्वेज थी, जिन्हें बढ़ा के 22 कर दिया गया। 9वीं अनुसूची बताती है भूमि सुधार से रिलेटेड है। 10वीं अनुसूची जन दल बदल से रिलेटेड है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से और 12वीं नगर निगम से रिलेटेड है। तो इसमें हम देखेंगे प्रथम अनुसूची। पहली अनुसूची बताती है भारत जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल है इसमें। भारत में जितने भी राज्य हैं उनके नाम और केंद्र शासित जितने भी प्रदेश हैं उनके नाम शामिल है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, सभी राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, जितने और इनमें जितने भी नाम दिए गए हैं इन सबके बारे में बताती है। इनकी सैलरी कहाँ से दी जाती है? सेकंड अनुसूची से दी जाती है। इसमें जितने भी नाम दिए गए हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के भारतीय राज्यों की विधान सभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, भारतीय राज्यों की विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी, उसके बाद भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण मतलब कि कैग की सैलरी इसमें से दी जाती है। अब क्वेश्चन पूछता है कि किन की सैलरी इन अनुसूची 2 से नहीं दी जाती है। तो किसकी नहीं दी जाती है? जो CM है, स्टेट के, राज्य के चीफ मिनिस्टर, उनकी सैलरी नहीं दी जाती। MLA हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, इनकी सैलरी अनुसूची 2 से नहीं दी जाती। तीसरी कौन है? MLC है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इनकी भी सैलरी अनुसूची 2 से नहीं दी जाती। काउंसिल मतलब परिषद, तो राज्य में विधानसभा और विधान परिषद 2 होती है। किसी किसी राज्य में विधानसभा ही है, किसी किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है। तो इनकी भी सैलरी इनमें से नहीं दी जाती है। चीफ मिनिस्टर की नहीं दी जाती, MLA की नहीं दी जाती और MP की भी नहीं दी जाती। कैबिनेट मिनिस्टर की भी नहीं दी जाती। इसमें से जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, केंद्र के मंत्री होते हैं, उनकी भी सैलरी इसमें से नहीं दी जाती है। प्रधानमंत्री की भी सैलरी इसमें से नहीं दी जाती है। इनमें केवल इसी लिस्ट में जो नाम सम्मिलित हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उसके बाद राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनकी सैलरी इनमें से दी जाती है। उसके बाद हम तीसरी अनुसूची देखेंगे। तीसरी अनुसूची में शपथ से रिलेटेड बताया गया है। शपथ किनको दिलाई जाती है? जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं उन सब के शपथ का प्रोविज़न इस तीसरी अनुसूची में दिया गया है। चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो, चाहे वो स्टेट का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, चाहे वो हाई कोर्ट का मेंबर हो, चाहे वो हाई कोर्ट का मतलब जज हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उन सभी की शपथ का प्रोविज़न इसमें दिया गया है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची राज्य और संघ के क्षेत्रों के लिए सीटों का आवंटन करती है। राज्यसभा में राज्य और संघ मतलब संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी और राज्यों से इसमें कितनी सीट्स बांटी जाएंगी राज्यसभा में,
उसके बारे में बताती है, यूनियन टेरिटरी और राज्यों से। 5वीं सूची बताती है जो SC/ST क्षेत्र हैं उनको कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा, वह उनके लिए कैसे प्रशासन व नियंत्रण किया जाएगा उन पर। 6वीं सूची बताती है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान बताती है। 7वीं सूची में दिया गया है संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। मैं कुछ सब्जेक्ट बताता हूँ संघ सूची के, वैसे तो इसमें 100 सब्जेक्ट हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे बैंकिंग हुआ, ये कहाँ आएगा, संघ में आएगा। आप देखिए कि जितने भी केंद्र के कर्मचारी होते हैं वो जिस विभाग में काम करते हैं वो सारी संघ सूची में आती है। जैसे बैंकिंग हुआ, और क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ, ये भी केंद्र के कर्मचारी होते हैं। जल परिवहन हुआ, वायु परिवहन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आर्मी अपनी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हो गई। उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक मार्केट हुआ, अंतरिक्ष प्रोग्राम हुआ। ये सारी चीज़ें किस में आती है, ये सारी चीज़ें आती हैं संघ सूची में। राज्य सूची में कौन कौन से आते हैं, जैसे सिंचाई हुई, स्वास्थ्य हुआ, मेडिकल हॉस्पिटल जो होते हैं हमारे यहाँ। देखिए आप अपने आसपास पड़ोस में, तो उसमें मैक्सिमम जो मेडिकल या हॉस्पिटल्स हैं वो किन के हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के फंडेड हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल जो हैं वहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टाइप के हैं, वो वहाँ पे रिसर्च भी किया जाता है और लोगों का इलाज भी किया जाता है। उसके बाद कौन सा है, पंचायती राज हो गया, सड़क परिवहन हो गया, समाचार पत्र हो गया, वन व जंगल हो गया। अब कुछ आती हैं समवर्ती सूची में, जिसमें राज्य व स्टेट दोनों को इक्वल पावर है। जिसमें आ गया शिक्षा, एजुकेशन को लेके स्टेट बोर्ड भी होता है और CBSE बोर्ड भी है, सेंट्रल बोर्ड भी होता है। उसके बाद आ गया वन व जंगल। वन व जंगल जिसपे स्टेट भी कंट्रोल कर सकता है और केंद्र सरकार अपने चाहे तो उसको वन की कटाई को ले संविधान में बिल पास करके, संविधान में मतलब संशोधन करके वन काटना अपना हमारे मूल अधिकारों में डाल दें और वन काटने पर कठोर सजा दे सकती है चाहे तो। उसके बाद वाट व माप, जो वाट व माप होगी वो सेंट्रल और स्टेट दोनों के कंप्रोमाइज़, दोनों आपस में कंप्रोमाइज़ करेंगे, सेंट्रल के अलग और स्टेट के अलग ऐसा नहीं होगा। जनसंख्या नियंत्रण पर चाहे तो स्टेट भी बिल बना सकती है और चाहे केंद्र भी बिल बना सकता है। न्याय प्रशासन हाई कोर्ट का भी होता है और सुप्रीम कोर्ट का भी होता है। उसके बाद किसी भी विशेष परिस्थिति में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वहाँ पे केंद्र सरकार का ही मान्य होगा, स्टेट राज्य की जबरदस्ती नहीं चलेगी उस पर। समवर्ती सूची के बाद एक और सूची है अवशिष्ट सूची, जिसे हमने हमारे संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये इसमें जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, साइबर क्राइम हो गया, फेसबुक हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, अंतरिक्ष स्टेशन हो गया, जो उस टाइम पे संविधान बनने के टाइम पे नहीं थे। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा सोचा कि फ्यूचर में ऐसी कोई चीज़ें आती हैं तो जो ऐसी चीज़ें आती हैं जो समवर्ती सूची और राज्य सूची व केंद्र सूची में नहीं रखे जाएंगे, उनको कहाँ रखा जाएगा, अवशिष्ट सूची में रखा जाएगा। तो इसके लिए ये प्रावधान दिया गया अवशिष्ट सूची का। इसके बाद होती है 8वीं अनुसूची, जिसमें दिया गया है 22 भाषाओं का प्रोविज़न दिया गया है। वर्तमान में ये 22 भाषाएं हैं, पहले जब हमारा संविधान बना था तो 14 भाषाएं थी। तो इसमें सबसे लेटेस्ट भाषा जो है वो डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो है, जो 2003 में 72nd जो हमारा 72वां संविधान संशोधन हुआ था वो करके जोड़ी गई थी। 72वां संविधान संशोधन करके जोड़ी गई थी। कब, 2003 में। इसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो। इस तरह ये 18 से 2003 में 22 हो गई थी। तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं इसमें मेंशन्ड है आप देख सकते हैं। इसमें 9वीं अनुसूची आती है प्रथम। इसमें जब 9वीं अनुसूची 1951 में बनाई गई, इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था, मतलब भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन करके बनाया गया इसे। इसमें भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया। 10वीं सूची आती है दल बदल से रिलेटेड है। संसद के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है। जैसे अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो बीजेपी से सीट लेके जीत गया, उसके बाद वो चाह कर भी जब बीजेपी की सीट से जीत गया तो वो चाह कर भी दूसरी पार्टी में सम्मिलित नहीं होगा। अगर ऐसा करता है वो, तब उसकी योग्यता को अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। उसी प्रकार अगर वो बीजेपी के किसी बिल पर वोट नहीं करता है या वोट देने से या कहता है कि मैं वोटिंग से अपने आप को पृथक रखूंगा, ना
उसके फेवर में ना उसके अगेंस्ट में वोट दूंगा तब भी उसकी सदस्यता को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए पहले क्या होता था कि कोई भी उम्मीदवार है एक पार्टी से उठ के दूसरी पार्टी में चला जाता था और उसकी जो जैसे किसी भी गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी या स्टेट गवर्नमेंट में उस रनिंग गवर्नमेंट गिर जाती थी। इसके बाद आती है 11वीं सूची। 11वीं सूची में दिया गया है कि यह पंचायत राज्य से रिलेटेड है। इनमें पंचायत राज्यों के बारे में विषय में बताया गया है। 12वीं सूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसमें नगर पालिका के बारे में बताया गया है। ग्राम पंचायत में 11वीं सूची ग्राम पंचायत में टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं, 29 विषय हैं। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था और 12वीं सूची 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें 12वीं सूची में कुल कितने सब्जेक्ट हैं? 12वीं में कुल हैं 18 सब्जेक्ट और 11वीं सूची में कुल 29 सब्जेक्ट हैं। ये सब्जेक्ट क्या हैं? जो ग्राम पंचायत की लोकल की व्यवस्था है, जैसे गरीबी उन्मूलन हुआ, जैसे कोई किसी को गेहूँ चावल दाल का वितरण करना हुआ, या फिर नाली हुआ खड़ंजा जो लोकल के बनते हैं, सड़क हुआ लोकल की, उनके लिए प्रावधान, वृक्ष लगाने के लिए प्रावधान, ये सब चीज़ें किस में आती है? ये सब चीज़ें आती हैं ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत सदस्यों को इसमें भागीदारी करके अपना जो लोकल के जो लोग हैं उनको उनकी ज़रूरत को पूरा करना होता है। और 12वीं सूची में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। सेम चीज़ें 12वीं सूची के लिए हैं, बस इसमें कुछ ज़रूरतों को कम करके क्या कर दिया गया है कि वो नगर पालिका के संबंध में डाल दिया गया है। नगर पालिका जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे इतनी ज़रूरतें नहीं पड़ती हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अपना प्रोविज़न बना के रखती है, इसीलिए इनमें सब्जेक्ट कम हैं। इसके बाद देखते हैं हम इसको याद करने की ट्रिक। तो 12 अनुसूचियों को याद करने की ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, मतलब कि टी से टेरिटरी होगी, संघ व राज्य क्षेत्र जिसमें आता है। ई से हो गया इमोल्यूमेंट्स, टी से टेरिटरी होगी जिसमें भारत का संघ आता है। ई से हो गया इमोल्यूमेंट्स जो वेतन भत्ते व पेंशन आती है। ए से हो गया अफर्मेशन एंड ओथ, मतलब शपथ आ गया। आर से हो गया राज्यसभा का सीट एलोकेशन, तो चौथी अनुसूची हो गई। एस से हो गया SC/ST के लिए जो प्रोविज़न दिया गया था 5वीं में। ओ से हो गया अदर ट्राइबल स्टेट जो 6ठी अनुसूची में है, पूर्वोत्तर की, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एफ से हो गया फेडरल, मतलब संघीय व्यवस्था। ओ से हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज। एल से हो गया लैंड रिफॉर्म, मतलब भूमि सुधार, जो 9वीं अनुसूची में जोड़ी गई है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके। डी से हो गया डिफेक्शन, मतलब एंटी डिफेक्शन दल बदल कानून जो लाया गया 52nd अमेंडमेंट करके 1985 में। पी से हो गया पंचायती राज और एम से हो गया म्यूनसिपालिटीज़, 11वीं और 12वीं अनुसूची में आता है। अब इसके बाद इस पे बेस्ड कुछ MCQ सॉल्व करेंगे। भारतीय संविधान की कौन सी सूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देती है? तो कौन सी अनुसूची है? ये प्रथम अनुसूची है। फर्स्ट शेड्यूल बताता है, पहली अनुसूची बताती है केंद्र और राज्यों के प्रदेशों की सूची के बारे में। इसमें क्या है कि भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संविधान, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण करती है? कौन सी है? 7th है, 7वीं अनुसूची है ये 7th शेड्यूल में आता है। उसके बाद किस अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन और भत्तों के उल्लेख है? तो किस में है? ये 2nd अनुसूची में है, मतलब दूसरी अनुसूची में है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञाओं का विवरण है? तो किस में है? ये दूसरे में एमोल्यूमेंट्स हो गया था, तीसरे में ऑथ हो गया, तो ओ से अफॉर्मेशन एंड ऑथ, तो ये किस में है? 3rd में है। उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं के से संबंधित विषय किस अनुसूची में जोड़ा गया है? तो पहले हम ट्रिक देखेंगे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो पी से पंचायती राज और एम से म्यूनसिपालिटीज, तो पंचायती राज किस में आता है? 11th में आता है, तो ये किस में आ गया? 11th शेड्यूल में, ऑप्शन नंबर सी। नगर पालिका पीएम, मतलब म्यूनसिपालिटीज, ये किस में आता था? 12th में आता था, तो ये हो गया सी ऑप्शन इसका। संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का आवंटन करती थी? सीटों के आवंटन से संबंधित है।
तो इसमें टीयर्स होता था, जैसे TEAR, तो आर हो गया चौथे नंबर पर आता है, ये चौथे पे, तो इसमें फोर्थ शेड्यूल हो गया। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची ऑफिशियल लैंग्वेज से है, टीयर्स ऑफ ओल्ड, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया ओल्ड से ओ। उसके बाद 10वीं अनुसूची किस से संबंधित है? 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब दल बदल से संबंधित है। 5वीं और 6वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 5वीं और 6वीं अनुसूची किससे है? ट्रैवल एंड शेड्यूल एरियाज से है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू।